तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज समीर। वेलकम टू माय चैनल बायो बाय समीर क्लास 12th। जैसा कि हमने पिछला चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी को अच्छे से फुल डिटेल में पढ़ा था, तो उसी यूनिट का हमारे पास अब सेकेंड चैप्टर जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। मतलब हम इस चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस यानी कि उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हमारा बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज है वो किस किस फील्ड में किया जाता है और कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ेंगे और हर चीज़ को अच्छे से समझ समझ के पढ़ेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपना जो ये न्यू चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसको शुरू करते हैं। तो अब जो हमारा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसमें आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? जब हम किसी भी लिविंग थिंग का डीएनए या जीन लेकर उसे इंटीग्रेट करके न्यू प्रोडक्ट्स बनाए। तो हमें सबसे पहले समझना है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तभी हम उसके यूजेस पे बढ़ेंगे, एप्लीकेशन पे बढ़ेंगे। तो जब किसी भी लिविंग थिंग का डीएनए जीन निकाल करके हम उसे इंटीग्रेट करते हैं, उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, और न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब तो ये था बायोटेक्नोलॉजी जो हमने पहले पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में इसके एप्लीकेशंस को, यानी कि इसके यूजेस को। तो यूजेस इसका दो फील्ड में होता है। हमारे पास बुक में टोटल 2 फील्ड्स में इसका यूजेस दिया गया है। पहला फील्ड है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन या मेडिकल, और सेकेंड है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो हमारे पास कितने फील्ड में हमारे पास एप्लीकेशन है? 2 फील्ड में, पहला मेडिकल की फील्ड में और दूसरा एग्रीकल्चर की फील्ड में। तो हम एक एक करके दोनों फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, दोनों एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मेडिकल फील्ड के बारे में पढ़ेंगे अभी। तो चलिए हम मेडिकल फील्ड के ऊपर चलते हैं। तो अब जो हमारा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसमें हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन इन मेडिसिन है। हमारा जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन इन मेडिसिन है। तो बायोटेक्नोलॉजी से पहले जब हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी नहीं था इन मेडिकल फील्ड, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी डिजीज थी जिसका क्योर पॉसिबल नहीं था या फिर हमें पता नहीं था। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमारे पास उसका क्योर मिल चुका है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हमारे पास क्या हुआ, मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। तो उन्हीं इंप्रूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, किस किस फील्ड में आई और कहाँ कहाँ हमारा बायोटेक्नोलॉजी यूजफुल रहा मेडिकल फील्ड में। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मेडिसिन में हमने पढ़ा कि विथ हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से मेडिकल फील्ड में काफी इम्प्रूवमेंट आई। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से तो काफी इंप्रूवमेंट आ गई। अब किस किस चीज में इंप्रूवमेंट आई वो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, मतलब जेनेटिक्स का मदद लेके हमारे पास इंसुलिन बनाया गया। तो बेसिकली जेनेटिक का मदद जब हम इंसुलिन बनाएंगे, जेनेटिक का मदद लेके, इट मीन्स डीएनए या फिर जीन लेके, तो वो हमारा जाहिर सी बात है आर्टिफिशियल इंसुलिन होगा। तो सबसे पहले हम इंसुलिन के बारे में पढ़ते हैं। इंसुलिन क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन है जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। जो किस चीज में हेल्पफुल होता है? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। अब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कौन सा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज, बेसिकली जो शुगर होता है हमारे बॉडी का, उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। मतलब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें हमारे बॉडी का ग्लूकोज या फिर शुगर ब्रेक डाउन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी क्या करता है? एनर्जी देने का काम करता है। तो हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म क्या करता है? बेसिकली हमारे बॉडी को एनर्जी देता है ब्रेक डाउन होकर के। तो इंसुलिन
क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या फिर एटीपी, और ये पेप्टाइड हार्मोन है। अब इंसुलिन जैसे ही लो होगा, इंसुलिन क्या होगा, लो होगा, वैसे ही ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को ब्रेक डाउन करता है, और अगर इंसुलिन रहेगा ही नहीं तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होगा ही नहीं, तो ग्लूकोज का क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा, ग्लूकोज इंक्रीज करता चला जाएगा, और ग्लूकोज क्या है, शुगर है, तो शुगर इनडायरेक्टली शुगर ही इंक्रीज होगा। तो जैसे ही शुगर इंक्रीज होगा तो हमें हो जाएगा डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। मतलब इंसुलिन का लेवल अगर डाउन हुआ तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा और हो जाएगा हमें डायबिटीज मेलिटस। अब शुरुआती दिनों में, मतलब अर्लियर डेज में, जब हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी नहीं था या फिर था भी तो पता नहीं चला था हमें ह्यूमिलिन के बारे में, तो क्या था कि इस मवेशियों के इंसुलिन से, मतलब जानवर के इंसुलिन से क्योर किया जाता था डायबिटीज का। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज थे, जैसे इंसुलिन से क्या जाता, जिससे एलर्जिक रिएक्शन हो जाते थे। जिसको भी डायबिटीज है उसका क्योर किस चीज से किया गया था, मवेशियों के इंसुलिन से, और ऐसा पाया गया कि एलर्जिक रिएक्शन होने लगे थे। इसीलिए 1983 में अमेरिकन फार्मा कंपनी, कब, 1983 में, कहाँ की फार्मा कंपनी, तो अमेरिकन, और कौन सी फार्मा कंपनी, तो एली लिली फार्मा कंपनी जो कि अमेरिका की है, 1983 में ई कोलाई की मदद से क्या किया था, आर्टिफिशियल इंसुलिन का निर्माण किया था, जिसे ह्यूमिलिन कहते हैं। अब हमने जैसा टॉपिक पढ़ा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, तो ये जो ह्यूमिलिन है यही है हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, यही क्या है हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो बेसिकली इंसुलिन क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, जो क्या करता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसमें हेल्पफुल होता है, मतलब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि एटीपी में ब्रेक डाउन करने में हेल्पफुल होता है। अगर इंसुलिन का लेवल डाउन होगा तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और जैसे ही ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा इट मीन्स हमारे बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ेगा, तो हमें हो जाएगा डायबिटीज मेलिटस। अब शुरुआती दिनों में, अर्ली डेज में, जब हमारे पास ह्यूमिलिन नहीं था तो क्या, किस चीज से इलाज किया जाता था डायबिटीज का, मवेशियों के इंसुलिन से। तो जैसे ही मवेशियों के इंसुलिन से इलाज किया जाता था तो एलर्जिक रिएक्शन हमारे पास आने लगे थे, मतलब आदमी जिनके ऊपर इंसुलिन यूज किया जाता था मवेशियों का, उनको एलर्जिक रिएक्शन होने लगे थे। तो फिर 1983 में अमेरिकन फार्मा कंपनी, कब, 1983 में अमेरिकन फार्मा कंपनी एली लिली ने एक इंसुलिन बनाया, आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया, किसके मदद से, ई कोलाई की मदद से, जिसका नाम क्या था, ह्यूमिलिन। तो ये था हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। अब अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, मतलब इंसुलिन के संरचना के बारे में, इंसुलिन बना कैसे होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले इंसुलिन किस चीज से बना होता है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। कौन कौन से, तो चेन ए और चेन बी। तो इसमें कौन कौन से चेन पाए जाते हैं, कौन कौन से पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं, चेन ए और चेन बी। अब चेन ए में 21 अमीनो एसिड्स होते हैं और चेन बी में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। सबसे पहले पेप्टाइड होता क्या है, पेप्टाइड चेन होता है क्या, शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड, शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। पॉलीपेप्टाइड चेन को कहते हैं शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड। चेन ए में 21 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, चेन बी में 30 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अब मैच्योर इंसुलिन जो होता है उसमें एक एक्स्ट्रा चेन पाया जाता है जिसे हम सी पेप्टाइड कहते हैं। मैच्योर इंसुलिन में एक एक्स्ट्रा चेन पाया जाता है जिसे सी पेप्टाइड कहते हैं। अब सी पेप्टाइड होता क्या है, इसमें 31 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये भी एक शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड होता है, शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड। इसमें टोटल कितने, 31 अमीनो एसिड्स होते हैं और इसको कहते हैं कनेक्टिंग पेप्टाइड, कनेक्टिंग पेप्टाइड। जैसा कि इसके नाम में कनेक्टिंग है तो बेसिकली किसी को जोड़ता होगा, तो ये जोड़ता है चेन ए और चेन बी को, चेन ए और एंड चेन बी। तो सी पेप्टाइड किसे कहते हैं, वैसा शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड जिसमें 31 अमीनो एसिड्स पाया जाए, और इसे कनेक्टिंग पेप्टाइड कहते हैं और ये जोड़ता है चेन ए एंड चेन बी को। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन में क्या था, ये दो पेप्टाइड चेन से बने होते हैं, चेन ए में 21 अमीनो एसिड्स, चेन बी में 31 अमीनो एसिड्स। और मैच्योर इंसुलिन जो होता है उसमें एक एक्स्ट्रा चेन होता है जिसे सी पेप्टाइड कहते हैं। सी पेप्टाइड वो होता है जिसमें 31 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, और सी पेप्टाइड को हम कहते हैं कनेक्टिंग पेप्टाइड जो चेन ए और चेन बी को जोड़ता है।
तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग उस पर चलते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी बेसिकली होता क्या है? तो जीन थेरेपी वो होता है जब हम किसी भी पर्सन या एनिमल में उसके जीन को मॉडिफाई करके, उसी के जीन को मॉडिफाई करके हम जेनेटिक्स कंडीशन में क्योर करें। मतलब किसी आदमी को जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिजीज है, तो हम क्या करेंगे, उसी आदमी के जीन में मॉडिफाई करेंगे, जीन को मॉडिफाई करेंगे, जीन में चेंजिंग लाएंगे, जिससे क्या होगा, उसका इलाज होगा। उसी को कहते हैं हम जीन थेरेपी। तो सबसे पहले जीन थेरेपी का यूज कहाँ किया गया और कब किया गया? फर्स्ट यूज किया गया 1990 में। कब? 1919 में। किसके ऊपर? एक 4 साल की लड़की पर, 4 ईयर ओल्ड गर्ल पे, जिसका नाम था अशांति डिसिल्वा। जिसका क्या नाम था? अशांति डिसिल्वा। तो जीन थेरेपी क्यों किया गया इस लड़की पे? क्योंकि उसको एडीए डेफिशिएंसी था, मतलब एडीए की कमी थी। एडीए क्या होता है? एडिनोसिन डीअमाइनेज। ये हमारे इम्यूनिटी के लिए, ह्यूमन इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो एडीए की कमी में होता क्या है बेसिकली, हमारा जो टी सेल्स है, टी सेल्स मर जाता है, टी सेल्स मर जाता है। अब टी सेल्स क्या होता है? टी सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स का वैसा सेल्स है जो क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है और डिजीज से लड़ता है। तो हमारी जब इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, क्यों वीक हो जाएगी? क्योंकि टी सेल्स मर जाएंगे और टी सेल्स ही हमारे इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एडीए में टी सेल्स मर जाता है, जिसके कारण इम्यूनिटी कम हो जाती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये एडीए डिफिशियंसी हो गया था। किसको? 4 ईयर गर्ल को, अशांति डी सिल्वा को। इसीलिए उसके ऊपर सबसे पहला यूज जीन थेरेपी का किया गया 1990 में। अब एडीए से क्या हो जाता है? स्किड हो जाता है। स्किड एक बीमारी है, सवेयर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। ये एक डिफिशियंसी है, जिसका स्किड ये भी एक डिफिशियंसी है। अब एडीए का टेम्पोररी क्योर क्या है? मतलब एडीए का इलाज कैसे किया गया? बोन मैरो थेरेपी की वजह से। मतलब बोन मैरो थेरेपी, बोन मैरो को बदलने की वजह से। और इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी हम किसी भी जेनेटिक कंडीशन को सुधारने के लिए क्या करते हैं, इंजाइम चेंज करते हैं। जो इंजाइम्स का कमी रहता है हमारे बॉडी में, या जो इंजाइम पाए नहीं जाते, उसको रिप्लेस करते हैं। तो उसे इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। अब ये था हमारा टेम्पोररी क्योर, मतलब कुछ देर वाला इलाज, टेम्पोररी क्योर, जो था पहले बोन मैरो थेरेपी और दूसरा इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। लेकिन इसका परमानेंट क्योर तब होगा जब हम इम्ब्रेनिक स्टेज में एडीए के सी डीएनए को, एडीए जो हमारा एडिनोसिन डीएमाइनेज है, इसके सी डीएनए को क्या करेंगे, बोन मैरो में लगा देंगे। तो हमारा परमानेंट क्योर हो जाएगा एडीए डेफिशिएंसी से। तो क्या था हमारा जीन थेरेपी? जब हम किसी भी पर्सन या एनिमल में क्या करेंगे, जीन को मॉडिफाई करके उसके जेनेटिक डिजीज को सुधारेंगे, जेनेटिक डिजीज का इलाज करेंगे, उसे जीन थेरेपी कहेंगे। फर्स्ट यूज 1990 में एक 4 साल की लड़की जिसका नाम था अशांति डिसिल्वा, उस पर किया गया था। किसके किसके लिए? एडीए डेफिशिएंसी की वजह से। एडीए क्या होता है? हेल्पफुल इन ह्यूमन इम्यूनिटी। हमारा जो इम्यूनिटी है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति है, उसमें हेल्पफुल होता है एडीए। इसी की कमी की वजह से क्या किया गया था, जीन थेरेपी यूज किया गया था। इसके कमी से स्किड होता है, स्किड सेवेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसका जो टेम्पोररी क्योर है क्या है? बोन मैरो थेरेपी और इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। परमानेंट क्योर क्या है? इम्ब्रेनिक स्टेज में एडीए के सी डीएनए को बोन मैरो में लगा दें, तो क्या होगा, हमारे पास उसका परमानेंट क्योर होगा। तो ये था हमारा जीन थेरेपी। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अब जो हमारा अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस किसे कहते हैं, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा एक और मेथड, जो हमारा डायग्नोसिस का एक और मेथड है, कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस। कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस। अब ये कौन सा मेथड है? ये जो मेथड है कन्वेंशनल मेथड, ये नॉर्मली यूज होने वाला मेथड है। जो हमारे सिटीज के डायग्नोस्टिक सेंटर जो होते हैं उसमें यही मेथड यूज होता है। जैसे कि इस मेथड्स में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और सीरम टेस्ट वगैरह किया जाता है। नॉर्मली तौर पे यही किया जाता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और सीरम टेस्ट। ब्लड टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें क्या किया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स के क्वांटिटी को देखा जाता है। यूरिन टेस्ट में यूरिन को टेस्ट किया जाता है। और सीरम टेस्ट में ये देखा जाता है कि हमारे बॉडी में प्रोटीन और
इन दोनों के लेवल को चेक किया जाता है सीरम टेस्ट में। कौन कौन? तो ब्लड टेस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स के नंबर्स को देखा जाता है, यूरिन टेस्ट में यूरिन को चेकआउट किया जाता है, और सीरम टेस्ट में प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को देखा जाता है, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसके लेवल को देखा जाता है। तो ये था कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस। तो ये मेथड में क्या होता है कि जो हमारा डायग्नोसिस होता है, जब हमारा डायग्नोसिस होता है तो अर्ली स्टेज में, मतलब जब हमारा बीमारी उत्पन्न हो रहा होता है, बीमारी शुरू हो रहा होता है, तब ये डायग्नोस नहीं कर पाता है कि हमें कौन सा बीमारी हो रहा है। और जब तक डायग्नोस करता है तब तक हमारे बॉडी में वो बीमारी अच्छे से फैल चुका होता है। तो अच्छे से फैल चुका होता है तो हमारे पास कोई फायदा होता नहीं है डायग्नोसिस कराने का, और अर्ली स्टेज में इससे पता चलता नहीं। इसीलिए हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है, अब हमें पढ़ना है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है? एक लेबोरेटरी टेक्निक है। क्या है? एक लेबोरेटरी टेक्निक। अब क्या है एक लेबोरेटरी टेक्निक? इसमें क्या किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इनकी मदद से बीमारियों का पता लगाया जाता है। किसका? बीमारियों का। और ये भी पता लगाया जाता है इनकी मदद से कि कौन सा बीमारी होने का चांस है, रिस्क ऑफ डिजीज। ये क्या करते हैं? अर्ली स्टेज में बीमारी को तो पता लगा ही देते हैं, मतलब कि जब बीमारी शुरू हो रहा होता है तभी पता लगा देते हैं, और ये भी बता देते हैं कि कौन सा डिजीज होने का हमें रिस्क है, कौन सा डिजीज होने का हमें चांस है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है? एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसमें हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन का यूज करके क्या करते हैं? हम रिस्क ऑफ डिजीज को आइडेंटिफाई करते हैं और कौन सा बीमारी होने वाला है उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं। अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स है जिसके मदद से हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि एलाइजा मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे इससे भी हमारा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होता है। पीसीआर की मदद से होता है, साउदर्न ब्लोटिंग की मदद से होता है, नॉर्थर्न ब्लोटिंग की मदद से होता है, और वेस्टर्न ब्लोटिंग की मदद से होता है। अब हम बारी बारी से पढ़ते हैं सब चीज को। एलाइजा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब पीसीआर की मदद से कैसे हमें पता चलता है कि हमें कोई भी बीमारी होने वाला है? तो ये क्या करता है? डीएनए के स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई कर लेता है। अब जैसा कि हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के डेफिनेशन में कि एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इनकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा बीमारी होने वाला है या फिर कौन सा बीमारी हमारे अर्ली स्टेज में। तो जब हमें डीएनए का स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट पता चल जाता है पीसीआर से, तो हमें डिजीज का भी अंदाजा हो जाता है। वैसे ही सदर्न ब्लोटिंग में भी डीएनए से ही पता चलता है। और सदर्न ब्लोटिंग क्या करता है? डीएनए को डिटेक्ट करता है। नॉर्दर्न ब्लोटिंग क्या करता है? आरएनए को डिटेक्ट करता है। और वेस्टर्न ब्लोटिंग क्या करता है? प्रोटीन को डिटेक्ट करता है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या था हमारे पास? एक स्टार्टिंग अर्ली स्टेज में हमें बीमारी का पता चल जाता है, बीमारी डायग्नोस हो जाता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की मदद से, और जो बीमारी होने का रिस्क है वो भी पता चल जाता है। एक स्टेप है एलाइसा, एक है पीसीआर जिससे हमें डीएनए के स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सदर्न ब्लोटिंग में डीएनए को डिटेक्ट करते हैं, और नॉर्दर्न ब्लोटिंग में आरएनए को डिटेक्ट करते हैं, वेस्टर्न ब्लोटिंग में प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होने वाला है एलाइजा मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। तो चलिए हम एलाइजा के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो अब जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन इन मेडिसिन, उसमें हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एलाइजा। एलाइजा का मतलब हमने पढ़ा था एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। अब एलाइजा काम कैसे करता है? तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पे काम करता है। अब एंटीजन क्या होता है? एंटीजन वैसा सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी में एंटर करके डिजीज प्रोड्यूस करता है, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में जाएगा और बीमारी उत्पन्न करेगा उसे हम एंटीजन कहेंगे। और एंटीबॉडी किसे कहेंगे? वैसा सब्सटेंस जो एंटीजन को किल करता है, एंटीजन को नष्ट करता है, उसे एंटीबॉडी कहेंगे। तो हमें समझ आ गया एंटीजन वैसा सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में एंटर करके डिजीज प्रोड्यूस करेगा एंटीजन, और एंटीबॉडी जो एंटीजन को मारेगा। अब वैक्सीन क्या होता है? वैसा केमिकल जो डेड या इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस से बना होता है। अब वैक्सीन में डेड या इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस ही क्यों डाला जाता है? तो बेसिकली वैक्सीन हमें दिया जाता है, वैक्सीन हमें इंजेक्ट किया जाता है, किस लिए? ताकि हम किसी भी बीमारी से लड़ सके, हमारे अंदर इम्यूनिटी हो उस बीमारी से लड़ने के लिए। अब हमारे अंदर इम्यूनिटी वो कैसे आएगी? तो जो हमारा वैक्सीन, जब हम वैक्सीन को इंजेक्ट करते हैं तो उसमें डेड या इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस होते हैं। तो हम वैक्सीन को इंजेक्ट करते हैं अपने बॉडी में, तो हमारे बॉडी में क्या जाता है? डेड और इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस। अब
डेड और इनएक्टिवेटेड पैथोजेन जो हमारे बॉडी में गया उसको हमारा व्हाइट सेल्स रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहले रिकॉग्नाइज कर लेता है। और अगर इन फ्यूचर हमारे पास उसी पैथोजेंस का कोई भी अलाइव पैथोजेंस हमारे बॉडी में जाता है जो डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, उसको आइडेंटिफाई करने में टाइम नहीं लगेगा हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को, और वो डायरेक्टली उसको किल कर सकता है। मतलब हमारे पास इम्यूनिटी बनाने के लिए, किसका इम्यूनिटी बनाने के लिए, जो भी डेड या इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस हम अपने बॉडी में डालेंगे। इट मीन्स अगर हम कोरोना वायरस, जो हमारा कोरोना वायरस था उसका जो वैक्सीन लिया हमने, उसमें हमने कोरोना वायरस के ही डेड या इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस को डाला, और जैसे हमने इनएक्टिवेटेड या डेड पैथोजेंस को डाला तो हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि यही हमारा कोरोना वायरस है। और जब हम इन फ्यूचर अगर हमको कोरोना होता भी या फिर हुआ भी होगा तो क्या हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स रिकॉग्नाइज कर लिया होगा कि यही कोरोना वायरस है, और उसको बिना कोई भी हार्म पहुंचाए, जब हार्म पहुंचाने से पहले क्या किया गया होगा, कोरोना वायरस के अलाइव जो वायरस होगा उसको मार दिया गया होगा। किसके द्वारा, व्हाइट ब्लड सेल्स के द्वारा। तो वैक्सीन क्या है, वैसा केमिकल जो डेड या इनएक्टिवेटेड पैथोजेन से बना हो। एंटीबायोटिक, वैसा केमिकल जो बैक्टीरिया को नष्ट करता हो। एंटीबायोटिक मतलब वैसा केमिकल जो बैक्टीरिया को नष्ट कर देता हो। बेसिकली जब हम लोग को बुखार होता है तो हम एंटीबायोटिक का डोज लेते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं। अब है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंड हाइब्रिडोमा टेक्निक। सबसे पहले मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है। मोनो मतलब सिंगल, और एंटीबॉडी का मतलब जो बैक्टीरिया को नष्ट करे। एंटीबॉडी का मतलब जो बैक्टीरिया को नष्ट करे या फिर एंटीजन को मारे। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता क्या, मोनो मतलब सिंगल होता है, वैसा एंटीबॉडी जो क्या करे, सिंगल डिजीज की तरफ या फिर स्पेसिफिक डिजीज की तरफ काम करे, स्पेसिफिक डिजीज के लिए काम करे। जैसे हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। किसके ट्रीटमेंट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ये जो ट्रीटमेंट में यूज होगा जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, वो सिर्फ कैंसर के ट्रीटमेंट में ही यूज होगा। मतलब ये स्पेसिफिक है, जो एंटीबॉडी होगा वो स्पेसिफिक होगा कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। और ये बनता कैसे है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे बनता है या फिर कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है, हाइब्रिडोमा टेक्निक के द्वारा। अब हाइब्रिडोमा टेक्निक क्या होता है, ये एक प्रोसीड्योर है, मतलब एक प्रोसीजर है जिससे क्या किया जाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाया जाता है। हाइब्रिडोमा टेक्निक से क्या किया जाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, कोई भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होगा वो स्पेसिफिक डिजीज के लिए ही काम करेगा, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए ही काम करेगा। जैसे एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए काम करता है, वैसे ही कोई और डिजीज होगा जिसके लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाएंगे तो वो सिर्फ उसके लिए ही काम करेगा। तो हमारा जो एलाइजा था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि एलाइजा जो है एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पे काम करता है। एंटीजन क्या होता है, वैसा सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में एंटर करके डिजीज प्रोड्यूस करता है, और एंटीबॉडी वो जो एंटीजन को किल करता है। वैक्सीन वैसा केमिकल जिसमें डेड या इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस पाए जाते हैं, उसे वैक्सीन कहते हैं। एंटीबायोटिक वैसा केमिकल जो बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमारे पास कई सारे वैक्सीन और कई सारे एंटीबायोटिक भी बनाए गए हैं। मतलब बायोटेक्नोलॉजी जो हमारा मेथड है उससे हम वैक्सीन और एंटीबायोटिक के बहुत सारे वेरिएंट्स बना चुके हैं। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से हम क्या करते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। एक प्रोसेस है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से कैंसर का ट्रीटमेंट। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वैसा एंटीबॉडी होता है जो स्पेसिफिक डिजीज की तरफ काम करता है, स्पेसिफिक डिजीज के लिए काम करता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हाइब्रिडोमा टेक्निक से बनता है। हाइब्रिडोमा टेक्निक क्या होता है, जिससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बने। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसा होता है, किसी स्पेसिफिक बीमारी के लिए काम करता है। तो ये था हमारा एलाइजा, और ये हमारा टोटल था क्या, एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन इन बायोटेक्नोलॉजी। तो जैसा कि आज के पार्ट में हमने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी यूजेज या फिर बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन द मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आई, क्या क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, और कैसे किसी बीमारी का क्योर हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं, ये सब चीज़ अच्छे से हमने आज के इस पार्ट में पढ़ा। और जो हमारा अगला पार्ट होने वाला है, इसी चैप्टर का अगला पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तब तक के लिए आप हमारे वीडियोस के साथ बने रहिएगा। होप ये वीडियोस आपको अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।